नमस्कार दोस्तों। एक गीत है, पहली पहली बार मोहब्बत की है पहली पहली बार। तो कमोबेश पहली पहली बार बहुत कुछ होता है और उसी में कहते हैं कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मोहब्बत किसे कहां से हो गई, इसी पर बात है मेरी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार वो जीत के आए 282 सीटें, दूसरी बार और मैंडेट मिला और 303 सीटें जीत के आए। लेकिन इस बार लोग कुछ खफा खफा थे, तो पहली पहली बार वो 240 पे आ गए। जब 240 पे आ गए तो सरकार कैसे बनाई, तो बैसाखियां ढूंढी गई और उन बैसाखियों पर एक एनडीए सरकार बन गई। वो नरेंद्र मोदी जो कहते थे तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, तो वो जो 400 पार का नारा देते थे वो 240 पे आ गए। ठीक है, जनता की मर्जी है। अब जब आ गए तो उसी तरह से आपको काम करना चाहिए। जनता में फिर से एक बार यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं नहीं, आप झूठे नहीं हैं, आप जुमलेबाज नहीं हैं, आप जो चीजें कहते हैं वैसा नहीं है, आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और आप चीन को जमीनें कब्जा नहीं करा रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि देश को हम बेरोजगारी में नहीं ढकेल रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आप देश को महंगाई में नहीं ढकेल रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आप देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं की हो या जांच एजेंसियों का हो, उनका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आप पुलिस और दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि आप महाराजा की तरह जिंदगी नहीं जी रहे, लेकिन आप नहीं बता पा रहे। जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो संसद के बाहर ही खड़े होकर एक भाषण दे के चले गए और संसद का जब बजट सत्र खत्म होता है तो वो सदन में आखिरी बजट भाषण भी नहीं देते। पहला भी नहीं देते, आखिरी भी नहीं देते। सदन के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाते। लोगों ने पूछा कि क्या कोई प्रधानमंत्री है भारत में, क्यों नहीं संसद में आता है? और संसद के प्रति उसकी जवाबदेही है, क्योंकि वो नेता सदन है। नेता सदन है इसीलिए वो देश का प्रधानमंत्री। बहरहाल जब यह बात आई तो खोजा गया कि क्या वजह है, क्या कारण है। तो पता चला कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पिछली बार जब वो बोले थे तो 2.5 घंटे विपक्ष ने उनके गले को दबाए रखा, प्रधानमंत्री की आवाज को दबा दिया और न जाने क्या क्या किया। बहरहाल उनका गला जिसने दबाया था या नहीं दबाया था, ये तो स्पीकर ही बता देंगे। स्पीकर कहें ऑफिशियली कि हाँ गला दबाया था, तो स्पीकर ने तो ऐसा नहीं कहा। बहरहाल संसद में राहुल गांधी ने जरूर कहा था कि वो आएंगे नहीं, अब जब तक मैं रहूंगा नहीं आएंगे। और आज यही हालत कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी सदन में आ जाए, हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सवालों के जवाब दे दे, हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सामना कर ले। जब बजट सत्र समाप्त हो गया तो शाम को एक कटसी चाय का संवैधानिक प्रोग्राम होता है, जो कार्यक्रम स्पीकर आयोजित करते हैं अपने कक्ष में, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और सभी बड़े दलों के लीडर्स को आमंत्रित किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहला निमंत्रण राहुल गांधी को ही मिलना था क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो पहुंचे, उनके साथ तमाम और लोग भी पहुंचे। अब समस्या यहां थी कि राहुल गांधी तो अब सामने बैठेंगे, तो प्रधानमंत्री के जब वो सामने बैठते हैं
तो प्रधानमंत्री अपना चेहरा छिपाते हैं। वो चेहरा छिपा रहे थे, लोगों को लग रहा था प्रधानमंत्री ही हैं, यही है ना जो संसद में कहते थे मैं एक अकेला 56 इंची और न जाने क्या क्या। तो ये इतना डर क्यों रहे? बहरहाल तो किसी ने कहा अब वो 10 साल पहले वाला विपक्ष नहीं है और अब नेता प्रतिपक्ष भी है। तो विपक्ष भी वो नहीं है और नेता प्रतिपक्ष भी, तो हर चीज पे ठोक के जवाब देता है विपक्ष। यही तो बर्दाश्त नहीं होता है, इसी से तो हालत खराब है। और जो डरपोक होता है वो भाग खड़ा होता है। तो अब आप समझ लीजिए कौन व्यक्ति है जो दुम दबा के भागता नजर आया संसद से, सत्र से, सदन से। वो बाहर इधर उधर उधर सब जगह घूम रहे थे, लेकिन वहां आने की हिम्मत नहीं कर रहे। यह बताता है कि 56 इंची कौन है, 36 इंची कौन है और क्या है। अब जिनका डंका बजता है उनका यह डंका बज रहा है कि वो डर के भाग गए। बहरहाल इससे क्या फर्क पड़ता है, डर के भाग गए नहीं भाग गए, सरकार उनकी है, वो तमाम तरह की चीजें करेंगे। लेकिन अब उन्हें मजबूर भी होना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं कि वायनाड जाइए तो वायनाड जाना पड़ जाता है। भले ही पर्यटन करने के लिए जाएं, लेकिन जाना पड़ जाता है। और नेता प्रतिपक्ष इस पर राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि धन्यवाद मोदी। तो अच्छी बात है, आप खुद जाते तो ज्यादा अच्छा होता। आप नहीं गए, कहने पे गए, बोलने पे गए, तो ये थोड़ा सा वो है। बहरहाल सवाल एक और उठने लगा कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हम भी कहते हैं हो रहा है, कहां कह रहे हैं नहीं हो, लेकिन क्या उस अत्याचार को रोकने के लिए वहां की सरकार और वहां के लोगों पर दबाव बनाने का काम किसे करना था? राहुल गांधी को तो नहीं करना था, नेता प्रतिपक्ष को तो नहीं करना था। नेता प्रतिपक्ष जब वायनाड जाने के लिए आपसे कहते हैं तो उसी तरह विपक्ष भी ये कह रहा है। कहा उद्धव ठाकरे ने कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद जाएं, जाना चाहिए। लेकिन वही बात, जब सदन के अंदर हिम्मत नहीं है, जहां पे सबसे सुरक्षित है, तो वहां कैसे चले जाएंगे भाई? तो वहां जाने की तो हिम्मत थी नहीं। अरे सेना और दूसरों के ही जरिए मदद कराते भेजते आप, इमीडिएट हस्तक्षेप करते आप और बोलते संयुक्त राष्ट्र में कि हम इसलिए जा रहे हैं, हम साम्राज्यवादी विचार से नहीं जा रहे, हमारे लोगों को संरक्षित करने जा रहे, और राजनीतिक दबाव बना देते कि हमारी सेनाएं खड़ी हैं, आप या तो बचाइए नहीं तो हम भेज रहे हैं। वो खुद ही करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो डरा कौन, किसने डराया, क्यों डराया, कैसे डराया, सवाल होते हैं। बहरहाल इसी डर के बीच में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती। हिंडनबर्ग गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास हैं, उनके और सेबी चेयरपर्सन के बीच के रिश्तों को उजागर कर देती। और जो यह रिपोर्ट आई, इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स आई थी और उनमें आया, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि सेबी की भूमिका क्या है और रिलेशन क्या है गौतम अडानी से। बिल्कुल सही, इस रिलेशन को समझने की जरूरत थी, इस पर काम करने की जरूरत थी। तो उस पर काम करने की बजाय आप
भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं ये विदेशी कनेक्शन क्या है, हिंडनबर्ग से रिलेशन क्या है, किसका है? डंका तो किसी और का बज रहा था, विश्वगुरु तो कोई और था, फिर रिलेशन किसका कैसे हो सकता है? अमेरिका बेस्ड कंपनी है, और जो कंपनी है वो कंपनी जो रिसर्च करती है, हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में यही बात तो कही गई है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी का जो रिलेशन है, वो रिलेशन किससे है? वो रिलेशन माधवी के पति और गौतम अडानी का है। और विदेश में जो कंपनियां हैं, चाहे ऑफशोर हो, ऑफशोर बरमूडा हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे ब्लैक स्टोन हो, चाहे नेक्सस सेलेक्ट हो, इन सब में जो तमाम रिश्ते हैं, वो रिश्ते किसके? वो माधवी बुच के पति जो है धवल बुच, उनके हैं। वो वहां पर सलाहकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, और मुख्य सलाहकार, वरिष्ठ सलाहकार के तौर पे वो वहां काम कर रहे हैं। और उनमें जो है कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए खुद माधवी बुच सेबी की चेयरपर्सन रहते हुए इंडोर्स करती हैं कि इनमें निवेश कीजिए। और जो धवल बुच है, उन्होंने कभी भी रियल एस्टेट में काम नहीं किया, वो काम करते रहे इन्वेस्टमेंट पे, और अचानक वो रियल एस्टेट की कंपनी को वो कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेंगे कि रीट्स में आप क्या कर रहे हैं। और रीट्स को सबसे बड़ा प्लेयर बना लिया जाता है भारत में सेबी के सहयोग से, और सेबी के सहयोग से सबसे बड़ा वो कौन बना लेता है? माधवी बुच सेबी की चेयरपर्सन है। तो वो जब ये बनाती हैं, और जिस तरीके से होता है कि कैसे 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 का खाता खोला गया, तो माधवी बुच और धवल बुच ने एक खाता खोला, बिल्कुल साफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने IIFL के माध्यम से खाता खोला, तो अब आप समझ लीजिए। फिर IIFL की ओर से घोषणा करके इन्वेस्टमेंट सोर्स की सैलरी बताया गया, और उसकी कुल संपत्ति $10 मिलियन आंकी गई। अब आप समझिए कि जब इस तरह से किया जाता है, उसमें विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई हैं, उनके रिलेशंस, जिस तरीके से REITs रिट्स जो है उसका जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें किस तरीके से सेबी पैरवी कर रहा है कि इसमें पैसा लगाइए। अब आप सोचिए कि इसमें पैसा लगाने के लिए, इसमें वो करने के लिए कैसे कर रहा है। ब्लैक स्टोन में किस तरीके से किया गया। और जब यह रिपोर्ट आने जा रही थी, सार्वजनिक होने जा रही थी, तो 2 दिन पहले 33 करोड़ यूनिट अडानी ने 4550 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे प्रूफ ना हो, लेकिन पकड़ा जा चुका था सच। तो आप इस खेल को समझ सकते हैं कि वो तो प्रॉफिट गेन करके निकल लिए, यहां ये खेल है। इस तरह के जब खेल होते हैं, निश्चित रूप से आता है कि कौन किसके लिए कर रहा है। तो इसमें कहीं पर भी भाजपा का नाम नहीं था, कहीं पर भी इसमें सरकार का नाम नहीं था, सेबी और उसके कनेक्शन थे। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता सीनियर लेवल के, वो आकर के इसमें पैरवी कर रहे हैं अडानी के लिए। उनमें एक मंत्री रह चुके हैं, एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं। तो इतना ज्यादा क्या परेशानी आ गई भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी स्थिति है। तो आप समझिए
या आपकी मोहब्बत उजागर हो गई? पहली बार मोहब्बत पहली बार नहीं उजागर हुई, बार बार हो रही, लेकिन डर आप पहली बार में, और वह डर दिखाई दे रहा है। तो आप आ जाते हैं, गौतम अडानी आ जाते हैं, दूसरे आपके लोग आ जाते हैं और सब बचाव में बोलने लगते हैं। यदि इतना ही गलत है, तथ्यात्मक गलत है, तो करिए। शायद यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सेबी को लताड़ रहा था कि आप कुछ करते क्यों नहीं है, वैसे ही जैसे आप कुछ लेते क्यों नहीं है, उस स्टाइल में। तो सेबी ने कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि उसका अपना पूरा सारा सिस्टम सेट था, किसके लिए काम कर रहा है और कहां से हो रहा है। राहुल गांधी ने एक चीज कही थी, अडानी ही अंबानी है, अडानी ही मोदी है, मोदी है अडानी। और यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि मोदी अडानी का नौकर है। आज वह बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप पर कोई कमेंट नहीं है तब आप क्यों बिल्ला रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आपको दर्द हो रहा है। अडानी को उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना इन्हें हो रहा है। तो यह समझ में आता है। बहरहाल, अब आप चाहें जो डिफेंड कीजिए, रिपोर्ट आ चुकी है, सच्चाइयां आ रही हैं, बाकी विस्तृत बातें दूसरे लोग बता रहे हैं आपको। मैं इसके बाद बात करता हूं। आज भी एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कल भी हुई थी, उसके पहले हुई थी, और जब से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, हादसों का ही पूरा दौर हो गया है। और यह स्थिति है कि कल 2 हमारे सैनिक फिर कश्मीर में मार दिए गए, शहीद हो गए। रोज बरोज इस तरह की घटनाएं हो रही, हमारे लोग मर रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, दूसरे लोग मर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे की, मैंने जैसे कहा, उसकी बात थी करना अब बेकार हो गया है, क्योंकि वो आपकी नियति बन गई। तो अब सवाल यही है कि तो सरकार करेगी क्या? सरकार सिर्फ झूठ बोलेगी? सरकार सिर्फ अपने एजेंडे सेट करेगी? चुनाव जीतना ही सिर्फ मकसद है, या और क्या है? तब हम देखते हैं कि कुछ नहीं सामने आता है। और जब कुछ नहीं आ रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसमें कहेंगे क्या। आज स्थिति ये है, हम सिर्फ इसलिए है कि टैक्स दें। टूथपेस्ट पे 18% टैक्स, टूथब्रश पे 5% टैक्स, साबुन पे 18% टैक्स, शेविंग क्रीम पर 18% टैक्स, हेयर ऑयल पे 18% टैक्स, शैम्पू पे 18% टैक्स, पाउडर पे 18% टैक्स, क्रीम पर 18% टैक्स, और कपड़ों पर 5 से 12% टैक्स, और खाने पीने की चीजों पे 5 से 18% टैक्स, जूते पे 12% टैक्स, और जो है वॉचेज पे, घड़ियों पे 18% टैक्स, कैब बुकिंग पे 5 से 12% टैक्स, पेन पे 12% टैक्स, स्टेशनरी पे 18 से 28% टैक्स। पढ़ाई आप नहीं करें, पढ़ाई से सख्त नफरत। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको हम पढ़ने नहीं देंगे, आपके घर से पैसा निकाल लेंगे, छीन लेंगे। यह मोदी सरकार की नीति है, और इसीलिए पढ़ाई पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। स्टेशनरी पे 18 से 28%, पेन पे भी अब तो टैक्स लिया जाता है 12%, और उसके अलावा चाहे जो कुछ हो, खाने की आप चीज करें, खाना भी आपके लिए बहुत, क्योंकि जितना खाएंगे उतनी गंदगी फैलाएंगे तो आप वो करेंगे, इसलिए कुछ नहीं, उस पे भी 18% टैक्स जब आप खाने का ऑर्डर करेंगे। दूध पे भी 5%, आपको पौष्टिक भी नहीं होने देना है, इसलिए आप, आपके बच्चे यदि थोड़ा स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा उछल कूद करेंगे नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, 5% उस पर भी टैक्स दीजिए। इसके बाद मैट्रेस जो होते हैं उन पर भी 12 से 18% टैक्स है, और फिर पंखे की यदि आप हवा खा रहे हैं तो भी 18% टैक्स देंगे। तो इस तरह से टैक्स की मार की गई है, और ये टैक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि आप नहीं तो वो बन जाएंगे। हमें याद आता है
नरेंद्र मोदी कहते थे। वो भीख मांग मांग के खाया करते थे। उनकी मां घरों में काम करती थी जिससे उनका वो चलता था। वो जाने क्या क्या बताते हैं। लेकिन एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है जवानी के दिनों की, जब वो भीख मांग के खाते थे, जब फोन बहुत बड़ी चीज होती थी, तब वो फोन से बतियाया करते थे, कलर फोटो खिंचवाया करते थे। अब आप एक चीज सोचिए, कलर फोटो खिंचाना उस दौर में कितनी बड़ी चीज होती थी। और उस समय वो दुनिया के तमाम देशों में भी घूम आते थे। तो जब ये कर आते थे, तब आता है कि आप क्या झूठ ही सिर्फ बोलते हैं? तो जवाब मिलता है, जी हाँ बिल्कुल। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि गुजरात मॉडल देखिए। गुजरात मॉडल में क्या है? गुजरात में मोरबी का पुल गिरा, जाने कितने लोग मरे, मोदी के चहेते लोग उसमें इन्वॉल्व थे। बगैर ठेके पट्टे कैसे क्या करके ठेका दिया गया था, और कुछ नहीं हुआ है, सब फ्री घूम रहे हैं। जो राजकोट गेम जोन है, वहां इतने बच्चे और दूसरे मर गए, आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग चला रहे थे, खुद अमित शाह उसमें इन्वॉल्व थे। तक्षशिला में अग्निकांड हुआ इतना बड़ा, सारी घटनाएं हुई, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं। हिरनी झील में घटनाएं हुई, निर्दोष लोग मारे गए, कोई कार्रवाई नहीं। गुजरात के ही लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन बेचारे लड़ नहीं सकते, क्योंकि अब वहां ना गांधी होते हैं ना पटेल होते हैं, अब वहां मोदी होते हैं। तो इसलिए स्थिति खराब। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल के अध्यक्ष जो है, उनके नेतृत्व में पदयात्रा वहां शुरू कराई है। लोगों से मिलिए, दर्द को जानिए, और फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। यही सारी चीजें हैं जो मोदी को बुरी तरह से डरा रही, और यह डर उनके चेहरे पर दिखाई देता है।